फिर आ गया यार। मैं पढ़ना शुरू करूं भैया, भास्कर भैया? हाँ भैया, शुरू करिए। जी जी। स्वधन, प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार से प्राप्त धन। प्रतिफल रूपी स्वधन श्रम नियोजन और सेवा के प्रतिफल के रूप में देखा गया। श्रम नियोजन की नित्य संभावना और स्वरूप को सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पाने की विधि से किया गया कुशलता, निपुणता, मानसिकता और विचार सहित किया गया हस्त लाघव कार्यकलाप। परस्पर सेवा का तात्पर्य यही है, बिगड़े हुए वस्तु, यंत्रों, मानव तथा जीव शरीरों को सुधारने। इस विधि से श्रम नियोजन और सेवा दोनों ही स्पष्ट हैं। इस क्रियाकलाप के प्रतिफल में सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं उपलब्ध होना ही संपूर्ण प्रतिफल कार्यकलाप है। तस्य मानवता पूर्ण विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भागीदारी का होना अचल लक्ष्य है। वो तक्ष्य प्रिंट हुआ है। भागीदारी का होना प्रधान लक्ष्य है। इसी विधि में मौलिक अधिकार और इसी क्रम में मौलिक अधिकार का स्पष्टीकरण एक दूसरे को इंगित होता है, स्वीकृत होता है। जांचने की विधि स्वयं स्फूर्त होता है। इसी क्रम में स्वायत्त मानव के वैभवों का परीक्षण, जैसा एक पहला स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने का अधिकार, प्रक्रिया और प्रमाण। दूसरा प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलनाधिकार, प्रक्रिया और प्रमाण। तीसरा व्यवहार में सामाजिक एवं व्यवसाय में स्वावलंबनाधिकार, प्रक्रिया और प्रमाण। एक दूसरे को समझ में आता है। समझ में आने का तात्पर्य जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने से है। ऐसे मानव ही परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होना सहज है। यही संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकारों का वैभव और विस्तार है। इस प्रकार कर्तव्य, दायित्व ही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में अधिकार है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि हर मानव, चाहे नर हो चाहे नारी हो, स्वस्थ रहने के मापदंड अस्तित्व सहज सह अस्तित्व क्रम में स्वायत्त मानव के रूप में स्पष्ट किया जा चुका है, जिनमें ही मानवत्व रूपी स्वतंत्रता अधिकार को स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होना पाया गया है। ऐसा स्वायत्त मानव स्वस्थ मानव परिवार परंपरा में, व्यवहार परंपरा में, उत्पादन परंपरा में, विनिमय परंपरा में, स्वास्थ्य संयम परंपरा में, मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा में और न्याय सुरक्षा परंपरा में भागीदारी को निर्वाह करना ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य है। यह समझदार परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था विधि से समाज रचना, परिवार से ग्राम व्यवस्था, ग्राम परिवार से विश्व परिवार तक और ग्राम स्वराज सभा से विश्व परिवार सभा तक, इन सभी आयामों में भागीदारी का सूत्र व्याख्या अग्रिम अध्याय में स्पष्ट हो जाएगी। सेवा उत्पादन कार्य में भागीदारी ही श्रम नियोजन का प्रधान अवसर, संभावना व आवश्यकता है, क्योंकि परिवार सहज आवश्यकता, शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के अर्थ में उत्पादन का प्रयोजन स्पष्ट होता है। इनमें आहार, आवास, अलंकार और दूरदर्शन और दूरगमन संबंधी वस्तु व उपकरण गण्य हैं। आवास, अलंकार और दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी उपकरणों के संबंध में स्वाभाविक रूप में ही मतभेद विहीन होना पाया जाता है। जहां तक आहार संबंधी बात है, शाकाहार मांसाहार भेद से ही पूर्ववर्ती समय काल
युगों में अभ्यस्त होना पाया गया। इस मुद्दे में यह देखा गया है, मानवतापूर्ण समझदारी और शिष्टता के योग फल में जीने की कला प्रादुर्भूत होता ही है, जिसमें से एक आयाम आहार प्रणाली एवं वस्तुओं का चयन है। मानव परंपरा में सह अस्तित्व एक नित्य प्रभावी सूत्र है, जिसके आधार पर अभयता मतलब सकारात्मक रूप में वर्तमान में विश्वास, जिसकी गवाही परिवार व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करना है। इस प्रकार जीने की कला और शैली में हिंसा विधि की आवश्यकता सर्वथा शून्य होना पाया जाता है। हिंसा अहिंसा की निर्धारण रेखा जीवावस्था और प्राणावस्था के बीच में है। प्राणावस्था की रचनाएं रासायनिक भौतिक स्वरूप में होते हुए उसका उपयोग सदुपयोग संतुलन के अर्थ में नैसर्गिक रूप में करता हुआ देखने को मिलता है। ज्ञानावस्था का मानव जीवावस्था से मांस प्राप्त करना कुछ समुदायों में वैध माना है। कुछ समुदाय इसे अवैध मानते रहे हैं। इसका निराकरण मानवतापूर्ण मानसिकता से स्वयं स्फुर होता है कि पहला, जीव एवं मानव शरीर भी रासायनिक भौतिक द्रव्यों से रचित हुआ है। इसमें निहित द्रव्य प्राणावस्था के रासायनिक भौतिक द्रव्यों के समान ही है। इन्हीं तर्क के साथ मांसाहार की वकालत हुआ है। पूर्ववर्ती आदतें जीवों के जीवनी क्रम विधि में दिखाई पड़ने वाली मांसाहार और शाकाहारी पशुओं में ग्रहित हुई है। इस प्रकार मानव समुदाय में आदतों के रूप में शुमार है। दूसरा, प्रत्येक जीव शरीर का संचालन एक जीवन ही करता है। जीवन का स्वत्व रूपी शरीर को बल और क्रूरता पूर्वक भक्षण कर लेने के क्रियाकलाप को मांसाहारी प्रणाली के रूप में देखा गया है। जीवन सत्व के रूप में मानव का शरीर भी है। सप्त धातुओं से रचित मेधस युक्त शरीर को जीवन संचालित करता ही है, इसलिए जीवावस्था और ज्ञानावस्था प्रतिष्ठित है। ज्ञानावस्था के लिए मानव शरीर रचना परंपरा में समृद्धि पूर्वक मेधस रचना प्रमाणित हो चुकी है। इसी कारणवश मानव अपने दृष्टापद प्रतिष्ठा सहज रूप में ज्ञानावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था का अध्ययन किया है। इसी के प्रमाण में हिंसा और अहिंसा के विभाजन रेखा का दृष्टा भी मानव ही है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि प्राणावस्था के उपरांत जीवावस्था और स्वेदज संसार सब मांसाहार या मांसाहार के तुल्य में गण्य हो जाता है। यद्यपि स्वेदज संसार की वस्तुएं मांस वनस्पति नहीं होते हुए भी इसका सह अस्तित्व संयोजन विधि से सार्थक होना देखा गया है। मांसाहार विधि से चला हुआ ज्ञानावस्था की इकाई मानव के लिए हिंसक घातक होना देखा गया है। उसी के साथ यह भी देखा गया कि शाकाहारी आगे पढ़िए ना जी योगेश भाई, क्या हुआ? जी भैया पढ़ रहा हूँ भैया। योगेश भाई, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या भैया? मैथ में कोई प्रॉब्लम होगा? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है भैया? फोन आ गया तो लग रहा है। अच्छा, हेलो, आ गया था आपका? हाँ, अभी आ रही है। जी 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 जी, पढ़ना तो पढ़ो भैया। हाँ आगे पढ़िए ना, आगे का पढ़ो। मांसाहार विधि से चला हुआ ज्ञानावस्था की इकाई मानव के लिए हिंसक घातक होना देखा गया है। उसी के साथ यह भी देखा गया कि शाकाहारी भी हिंसक घातक होना देखा गया है। इससे बहुत स्पष्ट है, केवल आहार विधि ही मानवता सहज संपूर्णता नहीं है। आहार एक आयाम है। इससे पहले यह भी स्पष्ट हो चुकी है कि ज्ञानावस्था की इकाई समझने के उपरांत ही संपूर्ण कार्य विहार विन्यास करने योग्य है और बहुआयामी अभिव्यक्ति है। इसलिए यह इस विश्लेषण से स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, पशु मानव राक्षस मानव के अहर्ता में दोनों प्रकार की आदतें समान दिखाई पड़ती हैं। वही मानवतापूर्ण मानव के रूप में
जीने की कला के अंगभूत आहार पद्धति चयन करने के क्रम में मानव शरीर रचना शाकाहारी पद्धति की योग्य बना है। इसके विपरीत कुछ भी सोचना भ्रमित मानस होना स्पष्ट हो चुका है। जितने भी शाकाहारी वस्तुएं हैं, इसमें मानव का श्रम नियोजन अति अनिवार्य रहता ही है। श्रम नियोजन का प्रतिबल होता ही है। शाकाहार संबंधी वस्तुओं को हम उपयोग करने पर न करने पर दोनों ही स्थितियों में धरती में ही उर्वरक प्रयोजन में प्रयोजित होता है। इसलिए इसमें आवर्तनशीलता व्याख्यायित है। शाकाहारी वस्तुओं के साथ मानव का निपुणता कुशलता का संयोजन प्रयोजन के रूप में प्रमाणित होता है। शाकाहारी विधि से मानव का शरीर पुष्टि संतुलन एवं धरती का उर्वरक संतुलन का एक सूत्रता बन पाता है। इसी क्रम में मानव सह अस्तित्व वैभव प्रतिष्ठा पाने का सूत्र आहार पद्धति पूर्वक भी प्रमाणित होता है। मांसाहारी प्रणाली प्रक्रिया से इस धरती पर ज्ञानावस्था के मानव परंपरा में जितने भी संतान हैं और रहेंगे और रहे हैं, इसमें से कोई ऐसा इकाई अर्थात एक मानव ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंसा अहिंसा की रेखा का प्रमाण प्रस्तुत किया हो। यह मानव कुल का सौभाग्य है। दूसरा भाषा में ज्ञानावस्था का सौभाग्य है कि जीवन ज्ञान से स्वयं ही दृष्टापद में होने का सत्य स्वीकारता है, अस्तित्व दर्शन से सह अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकारता है। इस विधि से जीवन का भी दृष्टा ज्ञाता मानव ही है और अस्तित्व में दृष्टा ज्ञाता मानव ही है। यह प्रत्येक व्यक्ति में अध्ययन पूर्वक स्वीकृति अवधारणा और अनुभव होने की व्यवस्था है। अनुभव मूलक विधि से प्रत्येक व्यक्ति के प्रमाणित होने की व्यवस्था है। यह भी आवर्तनशीलता है। इसी विधि से अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से प्रत्येक आयाम कोण दिशा परिप्रेक्ष्य में सर्वकाल एवं सर्व देश में समाधान समीकृत होता ही रहता है। इसे भले प्रकार से देखा गया है। अतएव मानवता पूर्ण मानव देव मानव व दिव्य मानव ही हिंसा अहिंसा के विभाजन रेखा का दृष्टा होना स्वाभाविक है। मानवता पूर्ण मानव होने के सत्यापन सहित ही समाधान की ओर हर मानव का गति होना स्वाभाविक है। अतएव आहार प्रणाली पद्धति को अपनाने का आधार मानवता पूर्ण मानव परंपरा में से के लिए पशु मानव राक्षस मानव का प्रवृत्ति आधार नहीं हो पाता है। केवल मानवता पूर्ण मानव ही स्पष्टतया आधार हो पाता है। मानवता पूर्ण नजरिए से संपूर्ण प्रकार के मांसाहार हिंसा के सूत्र से सूत्रित हो जाता है। फलस्वरूप मानव के साथ भी हिंसा द्रोह विद्रोह शोषण में लिप्त होना विगत के इतिहास के अनुसार देखा गया है। इस 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक भी इसी प्रकार की गवाहियां देखा गया है। समझदारी पूर्वक पता चलता है कि शाकाहारी पशु होठ से पानी पीते हैं तथा मांसाहारी पशु जीभ से। इन्हीं के अनुसार दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत नाखून बने रहते हैं। साथ में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि मांसाहारी पशुओं की आंतें छोटी और शाकाहारी पशुओं की आंतें लंबी होती हैं। शाकाहार सदा ही आवर्तनशीलता ऊर्जा संतुलन उर्वरक कार्यों में गुणवत्ता के आधार पर सूत्रित रहता है। कृषि कार्यों के आधार पर पशुपालन के आधार पर कृषि कार्य में पूरकता स्वाभाविक रूप में देखा गया है। इसी के साथ साथ मानवकृत वातावरण का संतुलन नैसर्गिक संतुलन में भागीदारी भी सह अस्तित्व सहज कार्यकलापों का एक अविभाज्य वैभव रहा है। ये सब पूरक विधि से ही प्रमाणित हो पाता है। हिंसा शोषण और दोहन विधि से पूरकता आवर्तनशीलता प्रमाणित नहीं हो पाई। अतएव मानवता पूर्ण परंपरा स्वायत्तता पूरकता व आवर्तनशीलता का संतुलन संगीत विधि से ही समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व को प्रमाणित करता है। यह सर्व मानव में स्वीकृत है। इस प्रकार हम मानव प्रतिफल के रूप में कृषि पशुपालन ग्राम शिल्प हस्तकला कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग और लघु गुरु उद्योग पूर्वक सामान्याकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को श्रम नियोजक और सेवा
पूर्वक प्रतिफल के रूप में पा सकते हैं। स्वधन का दूसरा भाग पारितोषिक। इसकी परिभाषा ही है प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता के लिए प्रदत्त वस्तुएं। ये प्रधानतः उत्सवों के अवसर पर आदान प्रदान किया जाना मानवतापूर्ण मानस के लिए एक आवश्यकता है। इस प्रकार प्राप्त धन भी स्वधन में गणनीय होता है। तीसरे प्रकार से स्वधन पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन। मानवतापूर्ण परंपरा में श्रेष्ठता का सम्मान होना स्वाभाविक है। श्रेष्ठता का मूल्यांकन मानवतापूर्ण परंपरा में व्यवस्था में भागीदारी, स्वायत्त मानव, परिवार मानव और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उसकी गति और श्रेष्ठता पुरस्कृत होना स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य संयम कार्यों में श्रेष्ठता, उत्पादन कार्यों में श्रेष्ठता, विनिमय कार्यों में श्रेष्ठता, मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार कार्यों में श्रेष्ठता का मूल्यांकन और पुरस्कार मानव परंपरा में सहज है। इन किसी भी विधाओं का मूल्यांकन और पुरस्कार मानव परंपरा में सहज है। इन किसी भी विधाओं में श्रेष्ठता का सम्मान ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक किसी भी स्तरीय परिवार सभा में श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान किया जाना मानव परंपरा का ही सम्मान है। इस विधि से प्राप्त वस्तु स्वधन में गण्य होता है। मानवतापूर्ण चरित्र और उसकी प्रति दयापूर्ण कार्य व्यवहार में होना पाया गया है। संपूर्ण श्रम शक्ति का नियोजन पूरक विधि से, अर्थात जिस विधा से मानव का श्रम नियोजन होता है, उसका जिस वस्तु पर मानव का श्रम नियोजन होता है उसका संरक्षण होना दयापूर्ण कार्य का तात्पर्य है। हर उत्पादन में सह अस्तित्व विधि से वस्तु व द्रव्यों का सुरक्षा पूर्वक ही प्रतिफल की प्राप्ति और संतुलन का प्रमाण स्वाभाविक रूप में प्रमाणित होता है। दूसरी विधा में मानव के साथ व्यवहार करता ही है। व्यवहार क्रम में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करना, किसी का पोषण संरक्षण समाज गति के रूप में सदुपयोग होना प्रमाणित होता है। इस क्रम में यही मानव के साथ दयापूर्ण व्यवहार का तात्पर्य है। यही जीने देकर जीने का प्रमाण है। आगे बढ़ो भैया, कंटिन्यू। हाँ पढ़िए, नैतिकता को पढ़ो। जी नैतिकता अपने आप में धर्म और राजनैतिकता के रूप में देखा जाता है। धर्म शब्द व्यवस्था का मूलवाची है और व्यवस्था की आवश्यकता अनिवार्यता मानव में से के लिए है। मानव अपने इकाई है, इसलिए अखंड समाज के अर्थ में व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अखंड समाज संतुलित होता है। संपूर्ण नैतिकता का सहज अभिव्यंजना यानी अभ्युदय के लिए व्यंजित होना है, सर्व स्वीकृति के रूप में होता है। समाज की परिभाषा पूर्णता के अर्थ में पूर्णता के लिए पूर्णता में पूर्णता से निष्ठा और उसकी निरंतरता से है। राज्य का तात्पर्य वैभव से है। मानव सहज वैभव समाधान समृद्धि अभय और सहअस्तित्व ही है। अस्तु धर्म अपने मूल रूप में सर्वतोमुखी समाधान है। राज्य अपने मूल रूप में समाधान सहित समृद्धि अभय सहअस्तित्व और उसकी निरंतरता है। इस प्रकार राज्य और धर्म का मूल रूप प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आता है। इन्हीं के प्रतिपादन में नीति को पहचाना जाता है। धर्म और राज्य का प्रतिपादन मानव ही करता है। ऐसा प्रतिपादन करने का समानाधिकार हर नर नारी में होना पाया जाता है। इसी क्रम में धर्म और राजनीति का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट होता है। इन्हीं के साथ नियति क्रम सूत्र भी सूत्रित रहता है। नियति अपने स्वरूप में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में द्रष्टव्य है। अस्तु राजनीति राज्य का गति रूप होना और धर्म नीति धर्म का गति रूप होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक नर नारी में अपने ही धारक वार्ता के रूप में तन मन जीवन बल शक्ति धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा रूपी कार्यकलाप है। इसी क्रम में हर नर नारी में बल बुद्धि रूप पद धन धारक वाहकता के रूप में रहता ही। यह क्रम से रूप बल धन पद बुद्धि के रूप में द्रष्टव्य है। इसका सदुपयोग सुरक्षा राज्य और धर्म नीति है। इसका मूल लक्ष्य ही समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व ही। इन सार्वभौम अर्थ में सदुपयोग सुरक्षा के फलस्वरूप सुख शांति संतोष आनंद सहज अनुभव हर नर नारी में सहज सुलभ होता है।
इतना ही नहीं, इसकी समीचीनता नित्य वर्तमान है। नैतिकता भी सुखी होने के लिए प्रायोजित होता है। अर्थ सदुपयोग का सुरक्षा ही प्रयोजनों को प्रमाणित कर देता है। रूप के ये साथ भी पढ़िए, रूप बल धन, जी, इसको भी पढ़ डालिए। इसको पढ़ दें। ठीक ठीक है। और बुद्धि, रूप, बुद्धि तक पूरा पढ़ दीजिए, है ना। अच्छा बुद्धि तक, ठीक है। रूप के साथ सच्चरित्रता यानी शरीर का सदुपयोग विधि। फलस्वरूप अपने में विश्वास और सुख का अनुभव करना पाया जाता है। वर्तमान में विश्वास होना ही स्वयं व्यवस्था में भागीदारी का द्योतक है। दूसरा प्रयोजन रूप के साथ सच्चरित्रता, सुशीलता अपने आप में व्यवस्था तंत्र का आधार भी है, सूत्र भी है। इसलिए रूप के साथ सच्चरित्रतावश सुखी होना बनता है। बल के साथ दया, जीने और जीने देना ही दया है। शरीर पुष्टि, सुदृढ़ता, सुगठन के साथ शरीर द्वारा बल को जीने देने के क्रम में नियोजित करने की स्थिति रूप के साथ सच्चरित्र और सुशीलता का भी रक्षा होते हुए सुगम रूप में ही जीने देने के उपरांत जीने में संगीत अपने आप को देखने में मिलता है, जिससे सुखी होना स्वाभाविक है। प्रत्येक नर नारी बल के सदुपयोग से सुखी होने की विधि जीने देकर जीने के क्रम में ही देखा गया है। धन के साथ उदारता, उदारता का उत्तरोत्तर जागृति की ओर तन मन धन रूपी अर्थ को नियोजित करना ही है। हर पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को अपने से श्रेष्ठ होने का कामना करता ही है। हर स्थिति, हर गति, हर देश काल में मानव अपने श्रेष्ठता को जागृति क्रम, जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता विधि से ही प्रमाणित करता है। जागृति और जागृति पूर्णता स्वायत्त मानवीयता सहज पारंगत प्रमाण ही होना पाया जाता है। जागृति क्रम स्वायत्त मानव पद प्रतिष्ठा पर्यंत निश्चित है। इस क्रम में परंपरा जागृत रहना एक अनिवार्य स्थिति रहती है, तभी मानवीयतापूर्ण परंपरा सहज सार्थकता प्रमाणित होती है। अतएव जीने देकर जीना जागृति के उपरांत हर व्यक्ति के लिए सहज प्रक्रिया है। तन मन धन रूपी अर्थ शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति व्यवस्था, सहज स्वीकृति और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के क्रियाकलापों में अर्थ संपूर्णता, सार्थक होना, सदुपयोग होना होता है। इसी क्रियाकलापों में नियोजन अर्थ प्रक्रिया का उदारता नाम है। उदारता अपने में जागृति सहजता की ओर इंगित क्रिया में उन्मुख रहता है। उदात्तीकरण स्वाभाविक रूप में जागृति के जिस बिंदु में जो रहता है उससे आगे के बिंदुओं की ओर गतित करना हो जाना ही उदात्तीकरण का तात्पर्य है। यह पूरकता विधि से ही होना पाया जाता है। मानव सहज सदुपयोग विधि स्वयं में उदारता है, यह सुख का स्रोत है। उदारता पूर्वक मानव सुखी होना देखा गया है। पद के साथ न्याय, न्यायापेक्षा सर्व मानव में है ही। न्याय प्रदायी क्षमता सहित धारक वाहकता ही न्याय प्रदायिता को प्रमाणित करता है। न्याय प्रदायिता मूलतः एक समझदारी का ही स्वरूप है, यही जागृति है। समझदारी में संबंध मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति का प्रमाण समाया रहता है। समझदारी सहज विधि से हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ न्याय प्रदायिता को प्रमाणों के साथ संतुष्टि बिंदु में पहुंचना सहज हो जाता है, इसलिए न्याय प्रदायिता का नाम है। ऐसे न्याय प्रदायिता के रोशनी में हर व्यक्ति में प्रमाण रूपी तृप्ति बिंदु पाने की उत्कंठा रहती है, इसलिए हर व्यक्ति न्याय प्रदायिता के साथ पूरक होना देखा गया है। परस्पर पूरकता के साथ उदात्तीकरण समीचीन होना, फलस्वरूप प्रमाण रूपी तृप्ति बिंदु पर पहुंचना, कम से कम दो व्यक्तियों में तृप्ति सहज साक्ष्य सत्यापित होता है, यही उभय तृप्ति का साक्ष्य है। इस प्रकार सुख और सुख की निरंतरता मानव से मानव के लिए समीचीन है। बुद्धि के साथ विवेक, अनुभव बोध पूर्ण स्थिति में ही बुद्धि का सदुपयोग होना पाया जाता है। जीवन का दृष्टा और अस्तित्व में से के लिए दृष्टा जागृति पूर्ण जीवन ही होना पाया जाता है। जागृति पूर्णता अपने में दूसरे विधि से प्रत्येक मानव में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान विधि से प्रमाणित, ख्यात और प्रख्यात हो जाता है। जागृति सहज विधि से जितने भी जीवन शक्तियों को
बलों को शरीरों के द्वारा प्रयोग करते हैं, उन सभी विधा और प्रक्रिया से निश्चित प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। मानव परंपरा में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना ही परम प्रयोजन है। इस प्रयोजन और इसकी अक्षुण्णता क्रम में भागीदारी को निर्वाह करना ही विवेकपूर्ण विचार कार्य व्यवहार है। विवेचना कार्य ही विवेक है। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य ही विवेचना का स्वरूप है। मानव परंपरा सदा सदा ही सुखापेक्षा में पीढ़ी से पीढ़ी में गुजरता आया है। सुख सर्वसुलभ होने का क्रम ही सार्वभौम व्यवस्था विधि और अखंड समाज रचना विधि, इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर इसकी अक्षुण्णता को पहचाना गया है। इसकी अक्षुण्णता क्रम में भागीदारी निर्वाह करता हुआ हर मानव सुखी रहता है। इसी कारणवश बुद्धि से सुखी होने का प्रयास भी सफलता भी मानव सहज अभिष्ट है। अतएव बुद्धि का अनेक आयामों में नियोजित होना मानव सहज वैभव है। इसी क्रम में सार्वभौम प्रयोजन सिद्ध हो जाना ही सफलता है। अस्तु बुद्धि को विवेक पूर्ण प्रयोजित करने की विधि से हर व्यक्ति हर देश काल में सुखी होना सहज समीचीन। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि एक बार इसका रिवीजन कर लेना चाहिए। तो भास्कर भाई एक बार फिर से पढ़ देंगे पूरे को? जी भैया। भाई जी भैया। अभी अपना 9 बजा है, आधे घंटे में हो जाएगा ये पूरा रिवीजन। हाँ फिर हम लोग आधे घंटे इस पे चर्चा कर लेंगे, है ना? जी भैया। तो स्वाधन से पढ़ना है पूरा, है ना? यहाँ तक आराम आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, है ना? जी जी। स्वधन प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार से प्राप्त धन। प्रतिफल रूपी स्वधन श्रम नियोजन और सेवा के प्रतिफल के रूप में देखा गया। आपकी आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? आ रही है, देखो भैया आ रही है। जी भैया आ रही है। जी जी बढ़िया, ठीक, कंटिन्यू करिए। भैया हाँ जी। सेवा के प्रतिफल के रूप में देखा गया है, मतलब पाठक भैया सेवा में भी प्रतिफल रहता है? हाँ हाँ हाँ, श्रम नियोजन और सेवा में भी प्रतिफल होता है ना। जैसे किस तरह का? एक कोई व्यक्ति सेवा किस तरह? उदाहरण जैसे कोई मालिश करता है या बाल काटता है ना, या सफाई का काम करता है आदि। अच्छा। किसी का जो ये सब सेवा के अंदर खाना बनाता है या, है ना? वो तो श्रम हो गया। प्रतिफल रूपी स्वधन श्रम नियोजन और सेवा के प्रतिफल के रूप में देखा गया। श्रम नियोजन की नित्य संभावना और स्वरूप को सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पाने की विधि से किया गया कुशलता, निपुणता, मानसिकता और विचार सहित किया गया हस्तलाघव कार्यकलाप। परस्पर सेवा का तात्पर्य यही है, बिगड़े हुए वस्तु, यंत्रों, मानव तथा जीव शरीरों को सुधारना। इसको भी सेवा में रखा है, देख रहे हैं आप? सेवा की परिभाषा दी है। परस्पर सेवा का तात्पर्य यही है। भैया सुनील भाई। हाँ जी। हाँ भैया। वो लिख रहे हैं बिगड़े हुए वस्तु यंत्रों को सुधारना, मानव शरीर को सुधारना, जीवों को सुधारना, जीव शरीरों को सुधारना, ये सब भी सेवा में ही है। जीव शरीरों को सुधारना मतलब उनमें कोई वेटरिनरी वाला काम। हाँ बस वही। इस विधि से भैया एक वर्ड हस्तलाघव। हस्तलाघव यानी हाथ से किया जाना। एक्चुअली इन तेलुगु में हस्तलाघव मीन्स चोरी करना। नहीं,
हस्तलाघव का चुपके मतलब करने हाथ का से काम करने वाले का। ओके। इस विधि से श्रम नियोजन और सेवा दोनों ही स्पष्ट है। इन क्रियाकलाप के प्रतिफल में सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं उपलब्ध होना ही संपूर्ण प्रतिफल कार्यकलाप है। तथ्य: मानवीयतापूर्ण विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का होना प्रधान लक्ष्य है। इसी विधि में मौलिक अधिकार और इसी क्रम में मौलिक अधिकार का स्पष्टीकरण एक दूसरे को इंगित होता है, स्वीकृत होता है, जांचने की विधि स्वयं स्फुर्त होता है। इसी क्रम में स्वायत्त मानव के वैभवों का परीक्षण जैसा एक स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने का अधिकार, प्रक्रिया और प्रमाण। 2. प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलनाधिकार, प्रक्रिया और प्रमाण। और 3. व्यवहार में सामाजिक एवं व्यवसाय में स्वावलंबनाधिकार, प्रक्रिया और प्रमाण एक दूसरे को समझ में आता है। समझ में आने का तात्पर्य जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने से है। ऐसे मानव ही परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है। यही संपूर्ण स्वत्व, स्वतंत्रता और अधिकारों का वैभव और विस्तार है। इस प्रकार कर्तव्य, दायित्व ही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में अधिकार है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हर मानव, चाहे नर हो चाहे नारी हो, स्वस्थ रहने के मापदंड अस्तित्व सहज सह अस्तित्व क्रम में स्वायत्त मानव के रूप में स्पष्ट किया जा चुका है, जिनमें ही मानवत्व रूपी स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार को स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होना पाया गया है। ऐसा स्वायत्त मानव स्वस्थ मानव परिवार परंपरा में, व्यवहार परंपरा में, उत्पादन परंपरा में, विनिमय परंपरा में, स्वास्थ्य संयम परंपरा में, मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा में और न्याय सुरक्षा परंपरा में भागीदारी को निर्वाह करना ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य है। यह समझदार परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था विधि से समाज रचना, परिवार से ग्राम परिवार से विश्व परिवार तक और ग्राम स्वराज सभा से विश्व परिवार सभा तक, इन सभी आयामों में भागीदारी का सूत्र, व्याख्या अग्रिम अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगी। सेवा उत्पादन कार्य में भागीदारी ही श्रम नियोजन का प्रधान अवसर, संभावना व आवश्यकता है, क्योंकि परिवार सहज आवश्यकता, शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के अर्थ में उत्पादन का प्रयोजन स्पष्ट होता है। इनमें आहार, आवास, अलंकार और दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूरगमन संबंधी वस्तु व उपकरण गण्य है। आवास, अलंकार और दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी उपकरणों के संबंध में स्वाभाविक रूप में ही मतभेद विहीन होना पाया जाता है। जहाँ तक आहार संबंधी बात है, शाकाहार मांसाहार भेद से पूर्ववर्ती समय काल युगों से अभ्यस्त होना पाया गया। इस मुद्दे पर यह देखा गया है, मानवीयतापूर्ण समझदारी और शिष्टता के योग फल में जीने की कला प्रादुर्भूत होता ही है, जिसमें से एक आयाम आहार प्रणाली एवं वस्तुओं का चयन है। मानव परंपरा में सह अस्तित्व एक नित्य प्रभावी सूत्र है, जिसके आधार पर अभयता यानी सकारात्मक रूप में वर्तमान में विश्वास, जिसका गवाही परिवार व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करना है। इस प्रकार जीने की कला और शैली में हिंसा विधि की आवश्यकता सर्वथा शून्य होना पाया जाता है। हिंसा अहिंसा की निर्धारण रेखा जीवावस्था और प्राणावस्था के बीच में है। प्राणावस्था की रचनाएं रासायनिक भौतिक स्वरूप में होते हुए उसका उपयोग सदुपयोग संतुलन के अर्थ में नैसर्गिक रूप में करता हुआ देखने को मिलता है। ज्ञानावस्था का मानव जीवावस्था से मांस प्राप्त करना कुछ समुदायों में वैध माना है, कुछ समुदाय इसे अवैध
मानते रहे हैं। इसका निराकरण मानवतापूर्ण मानसिकता से स्वयं स्फूर्त होता है कि एक, जीव एवं मानव शरीर भी रासायनिक भौतिक द्रव्यों से रचित हुआ है। इनमें निहित द्रव्य प्राणावस्था के रासायनिक भौतिक द्रव्यों के समान ही है। इन्हीं तर्क के साथ मांसाहार की वकालत हुआ है। पूर्ववर्ती आदतें जीवों के जीवनी क्रम विधि में दिखाई पड़ने वाली मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं से ग्रहित हुई है। इस प्रकार मानव समुदाय में आदतों के रूप में शुमार है। 2, प्रत्येक जीव शरीर का संचालन एक जीवन ही करता है। जीवन का स्वत्व रूपी शरीर को बल और क्रूरता पूर्वक भक्षण कर लेने के क्रियाकलाप को मांसाहारी प्रणाली के रूप में देखा गया है। जीवन स्वत्व के रूप में मानव का शरीर भी है। सप्त धातुओं से रचित मेधस्युक्त शरीर को जीवन संचालित करता ही है। इसलिए जीवावस्था और ज्ञानावस्था प्रतिष्ठित है। ज्ञानावस्था के मानव शरीर रचना परंपरा में समृद्धिपूर्ण मेधस रचना प्रमाणित हो चुकी है। इसी कारणवश मानव अपने दृष्टापद प्रतिष्ठा सहज रूप में ज्ञानावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था का अध्ययन करता है, किया है। इसी के प्रमाण में हिंसा और अहिंसा के विभाजन रेखा का दृष्टा भी मानव ही है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि प्राणावस्था के उपरांत जीवावस्था और स्वेदज संसार सब मांसाहार या मांसाहार के तुल्य में गणीय हो जाता है। यद्यपि स्वेदज संसार की वस्तुएं मांस वनस्पति नहीं होते हुए भी उसका सह-अस्तित्व संयोजन विधि से सार्थक होना देखा गया है। मांसाहार विधि ये तो से स्पष्ट हो गया ना। ये जो हाँ दो जी, बिंदु हैं, दोनों बिंदु स्पष्ट है ना। जी भैया। ठीक, आगे पढ़िए। यद्यपि स्वेदज संसार की वस्तुएं मांस वनस्पति नहीं होते हुए भी उसका सह-अस्तित्व संयोजन विधि से सार्थक होना देखा गया है। मांसाहार विधि से चला हुआ ज्ञानावस्था की इकाई मानव के लिए हिंसक घातक होना देखा गया है। उसी के साथ यह भी देखा गया कि शाकाहारी भी हिंसक घातक होना देखा गया। इससे बहुत स्पष्ट है, केवल आहार विधि ही मानवीयता सह संपूर्णता नहीं है। आहार एक आयाम है। इसके पहले यह भी स्पष्ट हो चुकी है, ज्ञानावस्था की इकाई समझने के उपरांत ही संपूर्ण कार्य व्यवहार विन्यास करने योग्य है और बहुआयामी अभिव्यक्ति है। इसलिए यह इस विश्लेषण से स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, पशु मानव राक्षस मानव के अर्हता में दोनों प्रकार की आदतें समान दिखाई पड़ती है। वहीं मानवतापूर्ण मानव के रूप में जीने की कला के अंगभूत आहार पद्धति चयन करने के क्रम में मानव शरीर रचना शाकाहारी पद्धति के योग्य बना है। इसके विपरीत कुछ भी सोचना भ्रमित मानस होना स्पष्ट हो चुका है। जितने भी शाकाहारी वस्तुएं हैं, इसमें मानव का श्रम नियोजन अति अनिवार्य रहता ही है। श्रम नियोजन का प्रतिफल होता ही है। शाकाहार संबंधी वस्तुओं को हम उपयोग करने पर न करने पर दोनों ही स्थितियों में धरती में ही उर्वरक प्रयोजन में प्रयोजित होता है। इसलिए इसमें आवर्तनशीलता व्याख्यायित है। शाकाहारी वस्तुओं के साथ मानव का निपुणता कुशलता का संयोजन प्रयोजन के रूप में प्रमाणित होता है। खेती में, शाकाहारी हाँ जी, उत्पादन कार्यों में शाकाहारी वस्तुओं के साथ मानव का निपुणता कुशलता का संयोजन प्रयोजन के रूप में प्रमाणित होता है। शाकाहारी विधि से मानव का शरीर पुष्टि संतुलन एवं धरती का उर्वरक संतुलन का एक सूत्रता बन पाता है। इसी क्रम में मानव सह-अस्तित्व वैभव प्रतिष्ठा पाने का सूत्र आहार पद्धति पूर्वक भी प्रमाणित होता है। मांसाहारी प्रणाली प्रक्रिया से इस धरती पर ज्ञानावस्था के मानव परंपरा में जितने भी संतान हैं और रहेंगे,
और रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा इकाई अर्थात एक मानव ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंसा अहिंसा के रेखा का प्रमाण प्रस्तुत किया हो। यह मानव कुल का सौभाग्य है। दूसरा भाषा में ज्ञानावस्था का सौभाग्य है कि जीवन ज्ञान से स्वयं ही दृष्टा पद में होने का सत्य स्वीकारता है। अस्तित्व दर्शन से सह-अस्तित्व को पूर्णतया स्वीकारता है। इस विधि से जीवन का भी दृष्टा ज्ञाता मानव ही है और अस्तित्व में दृष्टा ज्ञाता मानव ही है। यह प्रत्येक व्यक्ति में अध्ययन पूर्वक स्वीकृति, अवधारणा और अनुभव होने की व्यवस्था है। अनुभव मूलक विधि से प्रत्येक व्यक्ति के प्रमाणित होने की व्यवस्था है। यह भी आवर्तनशीलता है। इसी विधि से अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से प्रत्येक आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में, सर्वकाल एवं सर्वदेश में समाधान समीकृत होता ही रहता है। इसे भले प्रकार से देखा गया है। अतएव मानवतापूर्ण मानव, देव मानव व दिव्य मानव ही हिंसा अहिंसा के विभाजन रेखा का दृष्टा होना स्वाभाविक है। मानवतापूर्ण मानव होने के सत्यापन सहित ही समाधान की ओर हर मानव का गति होना स्वाभाविक है। अतएव आहार प्रणाली पद्धति को अपनाने का आधार मानवतापूर्ण मानव परंपरा में से के लिए पशु मानव, राक्षस मानव का प्रवृत्ति आधार नहीं हो पाता है। केवल मानवतापूर्ण मानव ही स्पष्टतया आधार हो पाता है। मानवतापूर्ण नजरिए से संपूर्ण प्रकार के मांसाहार हिंसा के सूत्र से सूत्रित हो जाता है। फलस्वरूप मानव के साथ भी हिंसा, द्रोह, विद्रोह, शोषण में लिप्त होना विगत के इतिहास के अनुसार देखा गया है। इस 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक भी इसी प्रकार की गवाहियां देखा गया। समझदारी पूर्वक पता चलता है कि शाकाहारी पशु ओंठ से पानी पीते हैं तथा मांसाहारी पशु जीभ से। इन्हीं के अनुसार दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत, नाखून बने रहते हैं। साथ में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि मांसाहारी पशुओं की आंतें छोटी और शाकाहारी पशुओं की आंतें लंबी होती है। शाकाहार सदा ही आवर्तनशीलता, ऊर्जा संतुलन, उर्वरक कार्यों में गुणवत्ता के आधार पर सूत्रित रहता है। कृषि कार्यों के आधार पर पशुपालन के आधार पर कृषि कार्यों में पूरकता स्वाभाविक रूप में देखा गया है। इसी के साथ साथ मानवकृत वातावरण का संतुलन, नैसर्गिक संतुलन में भागीदारी भी सह-अस्तित्व सहज कार्यकलापों का एक अविभाज्य वैभव रहा है। ये सब पूरक विधि से ही प्रमाणित हो पाता है। हिंसा, शोषण और दोहन विधि से पूरकता, आवर्तनशीलता प्रमाणित नहीं हो पाई है। अतएव मानवतापूर्ण परंपरा स्वायत्तता, पूरकता व आवर्तनशीलता का संतुलित संगीत विधि से ही समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व को प्रमाणित करता है। यह सर्व मानव में स्वीकृत है। इस प्रकार हम मानव प्रतिफल के रूप में कृषि, पशुपालन, ग्राम शिल्प, हस्तकला, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और लघु गुरु उद्योग पूर्वक सामान्याकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को श्रम नियोजन और सेवा पूर्वक प्रतिफल के रूप में पा सकते हैं। स्वधन का दूसरा भाग पारितोषिक। इसकी परिभाषा ही है प्रसन्नता के लिए प्रदत्त वस्तुएं। ये प्रधानतः उत्सवों के अवसर पर आदान प्रदान किया जाना मानवतापूर्ण मानस के लिए एक आवश्यकता है ही। इस प्रकार प्राप्त धन भी स्वधन में गण्य होता है। तीसरे प्रकार से स्वधन पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन। मानवतापूर्ण परंपरा में श्रेष्ठता का सम्मान होना स्वाभाविक है। श्रेष्ठता का मूल्यांकन मानवतापूर्ण परंपरा में व्यवस्था में भागीदारी,
स्वायत्त मानव, परिवार मानव और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उसकी गति और श्रेष्ठता पुरस्कृत होना स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य संयम कार्यों में श्रेष्ठता, उत्पादन कार्यों में श्रेष्ठता, विनिमय कार्यों में श्रेष्ठता, मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार कार्यों में श्रेष्ठता का मूल्यांकन और पुरस्कार मानव परंपरा में सहज है। इन किसी भी विधाओं का मूल्यांकन और पुरस्कार मानव परंपरा में सहज है। इन किसी भी विधाओं में श्रेष्ठता का सम्मान ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक किसी स्तरीय परिवार सभा में श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान किया जाना मानव परंपरा का ही सम्मान है। इस विधि से प्राप्त वस्तु स्वधन में गण्य होता है। मानवतापूर्ण चरित्र और उसकी गति दयापूर्ण कार्य व्यवहार में होना पाया जाता है। संपूर्ण श्रम शक्ति का नियोजन पूरक विधि से संपूर्ण श्रम शक्ति का नियोजन पूरक विधि से अर्थात जिस विधा से मानव का श्रम नियोजन होता है अथवा जिस वस्तु पर मानव का श्रम नियोजन होता है उसका संरक्षण होना दयापूर्ण कार्य का तात्पर्य है। हर उत्पादन में सह-अस्तित्व विधि से वस्तु व द्रव्यों का सुरक्षा पूर्वक ही प्रतिफल की प्राप्ति और संतुलन का प्रमाण स्वाभाविक रूप में प्रमाणित होता है। दूसरी विधा में मानव के साथ व्यवहार करता ही है। व्यवहार क्रम में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करना, किसी का पोषण, संरक्षण, समाज गति के रूप में सदुपयोग होना प्रमाणित होता है। इस क्रम में यही मानव के साथ दयापूर्ण व्यवहार का तात्पर्य है। यही जीने देकर जीने का प्रमाण है। नैतिकता अपने आप में धर्म और राज्य नैतिकता के रूप में देखा जाता है। धर्म शब्द व्यवस्था का मूलवाची है। व्यवस्था की आवश्यकता, अनिवार्यता मानव में से के लिए है। मानव अपने में इकाई है, इसलिए अखंड समाज के अर्थ में व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अखंड समाज संतुलित होता है। संपूर्ण नैतिकता का सहज अभिव्यंजना यानी अभ्युदय के लिए व्यंजित होना। संपूर्ण नैतिकता का सहज अभिव्यंजना सर्व स्वीकृति के रूप में होता है। समाज की परिभाषा पूर्णता के अर्थ में पूर्णता के लिए पूर्णता में पूर्णता से निष्ठा और उसकी निरंतरता से है। राज्य का तात्पर्य वैभव से है। मानव सहज वैभव, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व ही है। अस्तु, धर्म अपने मूल रूप में सर्वतोमुखी समाधान है। धर्म अपने मूल रूप में सर्वतोमुखी समाधान है। राज्य अपने मूल रूप में समाधान सहित समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व और उसकी निरंतरता है। इस प्रकार राज्य और धर्म का मूल रूप प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आता है। इन्हीं के प्रतिपादन में नीति को पहचाना जाता है। धर्म और राज्य का प्रतिपादन मानव ही करता है। ऐसा प्रतिपादन करने का समानाधिकार हर नर नारी में होना पाया जाता है। इसी क्रम में धर्म और राज्य नीति का स्वरूप स्पष्ट होता है। इन्हीं के साथ नियति क्रम सूत्र भी सूत्रित रहता है। नियति अपने स्वरूप में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में द्रष्टव्य है। अस्तु, राज्य नीति राज्य का गति रूप होना और धर्म नीति धर्म का गति रूप होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक नर नारी में अपने ही धारक वाहकता के रूप में तन मन यानी जीवन बल शक्ति, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा रूपी कार्यकलाप है। इसी क्रम में हर नर नारी में बल, बुद्धि, रूप, पद, धन धारक वाहकता के रूप में रहता ही है। यह क्रम से रूप, बल, धन, पद, बुद्धि के रूप में द्रष्टव्य है। इसका सदुपयोग सुरक्षा, राज्य और धर्म नीति है। इसका मूल लक्ष्य भी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व ही है। इन सार्वभौम अर्थ में सदुपयोग सुरक्षा के फलस्वरूप सुख, शांति, संतोष, आनंद, सहज अनुभव
हर नर नारी में सहज सुलभ होता है। इतना ही नहीं, इसकी समीचिंता नित्य वर्तमान है। नैतिकता भी सुखी होने के लिए प्रयोजित होता है। अर्थ सदुपयोग का सुरक्षा ही प्रयोजनों को प्रमाणित कर देता है। रूप के साथ सच्चरित्रता, शरीर का सदुपयोग विधि। फल स्वरूप अपने में विश्वास और सुख का अनुभव करना पाया जाता है। वर्तमान में विश्वास होना ही स्वयं व्यवस्था में भागीदारी का द्योतक है। दूसरा प्रयोजन रूप के साथ सच्चरित्रता, सुशीलता अपने आप में व्यवस्था तंत्र का आधार भी है, सूत्र भी है। इसलिए रूप के साथ सच्चरित्रतावश सुखी होना बनता है। बल के साथ दया, जीने देना और जीना ही दया है। शरीर पुष्टि, सुदृढ़ता, सुगठन के साथ शरीर के द्वारा बल को जीने देने के क्रम में नियोजित करने की स्थिति में रूप के साथ सच्चरित्रता और सुशीलता का भी रक्षा होते हुए सुगम रूप में ही जीने देने के उपरांत जीने में संगीत अपने आप देखने को मिलता है, जिससे सुखी होना स्वाभाविक है। प्रत्येक नर नारी बल के सदुपयोग से सुखी होने की विधि जीने देकर जीने के क्रम में ही देखा गया है। धन के साथ उदारता, उदारता का उत्तरोत्तर जागृति की और तन मन धन रूपी अर्थ को नियोजित करना ही है। हर पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को अपने से श्रेष्ठ होने का कामना करता ही है। हर स्थिति, हर गति, हर देश काल में मानव अपने श्रेष्ठता को जागृति क्रम, जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता विधि से ही प्रमाणित करता है। जागृति की और जागृति पूर्णता, स्वायत्त मानवीयता, सहज पारंगत प्रमाण ही होना पाया जाता है। जागृति क्रम स्वायत्त मानव पद प्रतिष्ठा पर्यंत निश्चित है। जागृति क्रम स्वायत्त मानव पद प्रतिष्ठा पर्यंत निश्चित है। इस क्रम में परंपरा जागृत रहना एक अनिवार्य स्थिति रहती है। तभी मानवीयता पूर्ण परंपरा सहज सार्थकता प्रमाणित होती है। अतएव जीने देकर जीना जागृति के उपरांत हर व्यक्ति के लिए सहज प्रक्रिया है। तन मन धन रूपी अर्थ, शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति, व्यवस्था, सहज स्वीकृति और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के क्रियाकलापों में अर्थ संपूर्णतया सार्थक होना, सदुपयोग होना होता है। इसी क्रियाकलापों में नियोजित अर्थ प्रक्रिया का उदारता नाम है। उदारता अपने में जागृति सहजता की ओर इंगित क्रिया में उन्मुख रहता है। उदात्तीकरण स्वाभाविक रूप में जागृति के जिस बिंदु में जो रहता है उससे आगे के बिंदुओं की ओर गतित करना, हो जाना ही उदात्तीकरण का तात्पर्य है। यह पूरकता विधि से ही होना पाया जाता है। मानव सहज सदुपयोग विधि स्वयं में उदारता है। यह सुख का स्रोत है। उदारता पूर्वक मानव सुखी होना देखा गया है। पद के साथ न्याय, न्यायापेक्षा सर्व मानव में है ही। न्याय प्रदायी क्षमता सहित धारक वाहकता ही न्याय प्रदायिता को प्रमाणित करता है। न्याय प्रदायिता मूलतः एक समझदारी का ही स्वरूप है। यही जागृति है। समझदारी में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति का प्रमाण समाया रहता है। समझदारी में संबंध, मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति का प्रमाण समाया रहता है। समझदारी सहज विधि से हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ न्याय प्रदायिता को प्रमाणों के साथ संतुष्टि बिंदु में पहुंचना सहज हो जाता है। इसीलिए न्याय प्रदायिता का नाम है। ऐसे न्याय प्रदायिता के रोशनी में हर व्यक्ति में प्रमाण रूपी तृप्ति बिंदु पाने की उत्कंठा रहती है। इसलिए हर व्यक्ति न्याय प्रदायिता के साथ पूरक होना देखा गया। परस्पर पूरकता के साथ उदात्तीकरण समीचीन होना, फलस्वरूप
प्रमाण रूपी तृप्ति बिंदु पर पहुंचना कम से कम 2 व्यक्ति में तृप्ति सहज साक्ष्य सत्यापित होता है। यही उभय तृप्ति का साक्ष्य है। इस प्रकार सुख और सुख की निरंतरता मानव में से के लिए समीचीन है। बुद्धि के साथ विवेक। अनुभव बोधपूर्ण स्थिति में ही बुद्धि का सदुपयोग होना पाया जाता है। जीवन का दृष्टा और अस्तित्व में से के लिए दृष्टा जागृति पूर्ण जीवन ही होना पाया जाता है। जीवन का दृष्टा और अस्तित्व में से के लिए दृष्टा जागृति पूर्ण जीवन ही होना पाया जाता है। जागृति पूर्णता अपने में दूसरे विधि से प्रत्येक मानव में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान विधि से प्रमाणित, ख्यात और प्रख्यात हो जाता है। जागृति सहज विधि से जितने भी जीवन शक्तियों को, बलों को शरीर के द्वारा प्रयोग करते हैं, उन सभी विधा और प्रक्रिया से निश्चित प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। मानव परंपरा में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना ही परम प्रयोजन है। इस प्रयोजन और इसकी अक्षुण्णता क्रम में भागीदारी को निर्वाह करना ही विवेकपूर्ण विचार कार्य व्यवहार है। मानव परंपरा में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना ही परम प्रयोजन है। इस प्रयोजन और इसकी अक्षुण्णता क्रम में भागीदारी को निर्वाह करना ही विवेकपूर्ण विचार कार्य व्यवहार है। विवेचना कार्य ही विवेक है। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य ही विवेचना का स्वरूप है। मानव परंपरा सदा सदा ही सुखापेक्षा में पीढ़ी से पीढ़ी में गुजरता आया है। सुख सर्व सुलभ होने का क्रम ही सार्वभौम व्यवस्था विधि और अखंड समाज रचना विधि, इन्हीं 2 मुद्दे के आधार पर इसकी अक्षुण्णता को पहचाना गया है। इसकी अक्षुण्णता क्रम में भागीदारी निर्वाह करता हुआ हर मानव सुखी रहता है। इसी कारणवश बुद्धि से सुखी होने का प्रयास भी और सफलता भी मानव सहज अभिष्ट है। अतएव बुद्धि का अनेक आयामों में नियोजित होना मानव सहज वैभव है। इस क्रम में सार्वभौम प्रयोजन सिद्ध हो जाना ही सफलता है। अस्तु, बुद्धि को विवेक पूर्वक नियोजित प्रयोजित करने की विधि से हर व्यक्ति हर देश काल में सुखी होना सहज समीचीन है। बहुत बढ़िया। अब जी भैया, इस पे कोई डिस्कशन के बिंदु हैं क्या? कुछ चर्चा करना है किसी को? कोई प्रश्न बन रहा हो? या किसी को कोई क्लैरिफिकेशन करना हो और ज्यादा? जी भैया, ये स्वधन में मांसाहार शाकाहार की चर्चा है, वो कैसे संबंधित है उस स्वधन से? मतलब जो उत्पादन है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि श्रम पूर्वक उत्पादन करना है, जो सामान्य आकांक्षा है, उसमें आहार सबसे बड़ा भाग है। इसलिए आहार की चर्चा हुई है। जो हम श्रम नियोजन कर रहे हैं उसके रूप में मूल जो आहार कैसे कर रहे हैं? क्या पूछा? तो जो उत्पादन कर रहे हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा आहार है, जिसको लेके लोगों में कंफ्यूजन है। उसको वो कह रहे हैं कि जो शाकाहार मांसाहार दोनों है, और साथ में वो प्रायोरिटी भी तय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मांसाहारी आदमी और शाकाहारी आदमी में कोई प्रवृत्तिगत भेद है। प्रवृत्तियां तो दोनों की एक जैसी रहती है ना, क्योंकि जागृति का आहार से संबंध नहीं है। लेकिन व्यवस्था में प्रमाणित करने के अर्थ में आहार का प्रयोजन सिद्ध होता है। और फिर इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो मानव शरीर रचना है वो शाकाहार के अनुकूल है। व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में देखते हैं तब
जीव संसार को मारना जो है व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में प्रमाणित नहीं होता है। तो आहार को इसीलिए यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है मूल रूप से, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। ऐसे है पाठक जी, हाँ ये पेज नंबर 162 है ना, तो जहाँ शोधन लिखा है ये तो 150 है मेरी किताब में। ये पैराग्राफ पढ़िए जिसमें सेवा लिखा हुआ है ना, सेवा। निर्देश जी, हाँ निर्देश जी का डाउट सेवा है। लिखा। हाँ तो इसमें जो 5th लाइन है ना उसमें लिखा है, बल्कि 3rd में लिखा है, इनमें आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूर श्रवण और दूरगामी संबंधी वस्तु उपकरण गण्य है। आवास, अलंकार और दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी उपकरणों के संबंध में स्वाभाविक रूप में ही मतभेद विहीन होना पाया गया है। ये जो 6 चीजें हैं उनमें से 5 चीजों के बारे में आदमी जो है एग्री है कि हाँ यही इसके जो है ना वो है। आहार में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन जो है वो आहार में है, इसलिए ये सारी कहानी बाबा जी को बोलनी पड़ी। आहार वाला को हाँ, इनका बिल्कुल यही सही, डाउट था बहुत कि बढ़िया। आहार को स्वयं पे बोलना, क्योंकि जितना भी धन है वो 6 डिजिट में है। आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, इनमें से 5 चीजें के ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं रहता ये ठीक है कि नहीं है, मानवीय है क्या मानवीय है। आहार में अभी तक मानव जो है आज तक ये तय नहीं कर पाया कि मानवीय आहार क्या है। सही बात है, ये इसीलिए आया है। बहुत बढ़िया। जी भैया, उनकी आवाज कट रही थी, थोड़ा उनकी बात को थोड़ा एक बार बता। वो ये कह रहे हैं कि जो ये 159 पेज है ना, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आपकी आवाज आ रही है। तो 159 पेज में जो सेवा वाला पैराग्राफ है जी उसके लास्ट में जो लिखा है, उसमें ये लिखा है कि आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण संबंधी जो वस्तुएं हैं ना और उपकरण के रूप में गण्य है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, इसको लेके मानव में मतभेद नहीं है, आहार को लेके मतभेद है। इसीलिए आहार संबंधी बात को उन्होंने यहाँ पर इतना विस्तार से रखा है। यही बात उन्होंने ध्यान दिलाई। ये समझ में आया कि नहीं आया संदीप भाई? संदीप भाई? जी भैया आवाज आ रही है, समझ में आई बात? बस समझ में आई, ठीक है। और कोई मुद्दा कोई? इसमें ये था पाठक जी, जो 3rd लाइन है ना शोधन के अंदर, हेलो, इसमें ये लिखा हुआ है श्रम नियोजन की नित्य संभावना और स्वरूप को सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु को पाने की विधि से किया गया कुशलता, निपुणता। आपकी आवाज बीच में चली जाती है, क्या बात? अच्छा, या तो आप बहुत धीरे बोल रहे हो, क्या बात? या ये लिखा है ना, कुशलता, निपुणता, मानसिकता और विचार। हाँ, अब तो मानसिकता और विचार में क्या अंतर है? विचार व्यक्ति में होता है, मानसिकता जो है परिवार समाज में होती विचार आदमी में होता है। विचार मानव में होता है, मानसिकता मानव जाति में होती है। हाँ, समाज में, परिवार में, सब में मानसिकता वही है। तो विचार 6 प्रकार विचार के हैं। पूर्वक मानसिकताएं स्थापित होती हैं, लेकिन मानसिकता का पहचान एक व्यक्ति में नहीं होता है, एक परिवार, समाज में या समूह में होता है।
नहीं, विचार 6 तरीके के हो गए, प्रिय, प्राप, न्याय, धर्म, सत्य। जैसे मानसिकता कितने तरीके की होगी? भौतिकवादी विचार और भौतिकवादी मानसिकता। ओके, भौतिकवादी विचार। तो भौतिकवादी विचार भी तो मानव जाति का हुआ ना, मानव में कहाँ है? हैं? नहीं, भौतिकवादी एक विचार विचार जो हुआ है, जिसमें आदमी जो है विचार करता है, पढ़ता है, लिखता है, चर्चा करता है, और एक है उसके आधार पे मानसिकता बन जाती है, ऐसे ही जीना है, ओके, मेंटेलिटी बन जाती है, ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही करना है। इसका इससे क्या महत्वाकांक्षा और सामान्याकांक्षा की वस्तुओं जो उत्पादन, इसका क्या संबंध है? नहीं, जैसे आहार एक मानसिकता भी है, आहार पे विचार भी हो सकता है ऐसे। इसमें आहार का तो जिक्र ही नहीं है ना। सामान्य नहीं, आकांक्षा या आपने पूछा महत्वाकांक्षा तो मैंने संबंधी वस्तु बताया को हम, उदाहरण देके। हाँ जी, कुशलता निपुण किया गया हैं? हस्तलाघव, कुशलता निपुणता मानसिकता और विचार सहित किया गया हस्तलाघव कार्यक्रम। हाँ, मतलब जो हस्तलाघव मतलब हाथ से किए जाने वाले कार्यकलाप है, उसमें निपुणता, कुशलता, मानसिकता, विचार सब है। यदि मानसिकता नहीं है तो हम नहीं करेंगे, फिर मशीन से ही करेंगे। आगे फिर ये बाबा जी ने अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए लिख दिया था। हैं? आगे फिर ये लिखा है, यंत्रों, मानव तथा जीव शरीरों को सुधारना है। सेवा को डिफाइन करना। ही जस्टिफाइंग हिज ओन प्रोफेशन। हाँ, इसमें जो ये फर्स्ट यंत्रों को पैराग्राफ है, सुधारना। हाँ जी, हैं? फर्स्ट पैराग्राफ है और मानव, नीचे तथ्य लिखा हुआ है, इसका आपस में क्या संबंध है? फर्स्ट पैराग्राफ और तथ्य के बाद जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं, ये तो स्वायत्त मानव की जो वो चीजें हैं, जो छह सद्गुण होते हैं, इनका इससे क्या मतलब कोई लिंक नहीं बैठ रहा है? ये तथ्य क्यों लिखा गया मतलब यहाँ? इसको जो है ना, स्वधन को फिर व्यवस्था के अर्थ में डिफाइन किया ना। नहीं तो फिर स्वधन व्यक्तिवादी हो जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने तथ्य के रूप में व्यवस्था का बात किया। मतलब ये जो भी चीजें हमारी आवश्यकता से अधिक होंगी, वो समाज की और ही दूसरी वो बात है है। कि ये पूरी जो बात है ना, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत चल रही है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार का जो बिंदु है, वो कौन सा वाला बिंदु था? चौथा बिंदु था ना जिसपे अपन हाँ, बात कर रहे, पांचवा था, आता था। पांचवा बिंदु था ना। मानवीयता पूर्ण मानवीयतापूर्ण आचरण। आचरण सहज मानव में से के लिए स्वभाव गति, मानवीयतापूर्ण आचरण मूल चरित्र नैतिकता का अभिवाज्य अपने अभिव्यक्ति चरित्र को विकसित कर संप्रेषणा रहे हैं हम। प्रकाशन, यह मौलिक विधान है। तो उसी में अपन जो है ये चरित्र को डिस्कस कर रहे हैं। स्वधन को पढ़ रहे थे, है ना। और उससे पहले जो है वो स्व नारी स्व पुरुष को भी पढ़ा अपन ने, जिसमें विवाह संबंध को डिफाइन किया ना। हाँ हाँ, तो मानवीयतापूर्ण आचरण में स्वधन स्व नारी, तो स्वधन पहले, इसमें स्व नारी स्व पुरुष को पहले चर्चा कर लिया, उसके बाद स्वधन पे पहुंचे, है ना। तो अब ये जो स्वधन वाला मामला है वो कैसे मौलिक अधिकार से जुड़ेगा, तो कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होना प्रधान लक्ष्य है। यानी केवल स्वधन का मतलब ये नहीं कि अपना दाल रोटी का इंतजाम कर लेना, है ना। तो स्वधन का प्रयोजन है कि सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना प्रधान लक्ष्य। इसी विधि में मौलिक अधिकार और इसी क्रम में मौलिक अधिकार का स्पष्टीकरण, एक दूसरे को इंगित होना, स्वीकृत होना, जांचने की विधि स्वयं स्फूर्त होता है। इसी क्रम में स्वायत्त मानव के वैभवों का परीक्षण, जैसे
स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने का अधिकार, प्रक्रिया एवं प्रमाण। तो एक होता है, जैसे हम लोग अभी डेमोक्रेसी में भी कहते हैं ना, अभी जो हमारा सिस्टम है इसमें कहते हैं, एक तो होता है व्यक्ति का सम्मान और एक होता है इंस्टीट्यूशन में सम्मान को सुरक्षित करना है, हर व्यक्ति का सम्मान रहना चाहिए, है ना। तो वो हो गया सम्मान की प्रक्रिया। जैसे हम लोग ये कहते हैं भाई, अभी प्रचलित भाषा में कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनका भी एक सम्मान होता है, ऐसा नहीं होता है वो सम्मान विहीन होते, तो उनके सम्मान को भी अक्षुण्ण रखने की बात आती है ना इसमें। तो इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि एक तो ये हो गया कि स्वायत्त मानव में ये पांचों चीजें होती हैं, छह चीजें बोल सकते हैं, और दूसरा है कि ये प्रक्रियागत भी होती है ना, इन सबका प्रक्रिया होता है, फिर इनको प्रमाणित करने का अवसर भी होता है सभी के पास। तो उसी अर्थ में जो स्वाधन है, तो वो व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए एक प्रक्रिया भी है और प्रमाण करने का एक अवसर भी है स्वाधन। मोटा मोटी बात ये है कि अगर किसी आदमी में ये 6 सद्गुण नहीं है तो वो स्वधन में नहीं जी सकता। मोटी मोटी बात ये है। अगर किसी आदमी में ये 6 सद्गुण संपन्न नहीं है कोई आदमी, हाँ, वो स्वधन में नहीं जी सकता, सीधी सी बात है। हाँ, केवल स्वाधन से काम नहीं चलेगा, ऐसा भी है। यदि वो स्वाधन पूर्वक जीते हुए इन 6 चीजों में यदि वो भागीदारी नहीं करता है ना, अपनी स्वायत्तता को प्रमाणित नहीं करता, तो केवल स्वाधन से भी काम नहीं होता। हम सोचें कि हम खेती किसानी थोड़ा सा ढंग से समझे अपन, तो पैराग्राफ नंबर 1 में ही देखो कितना क्लियर लिखा है। वह धन बोल रहे हैं, लेकिन धन का कहीं जिक्र नहीं है, 6 वस्तुएं हैं सिर्फ, ओनली 6 थिंग, इसी को धन बोल रहे हैं। तो अगर इसको अपन थोड़ा सा बाबा जी ने तो बोला ही है कि जो धन है ना, धन जो है वो जिसको अपन धन कह रहे हैं वो उत्पादित वस्तु के रूप में ही है, और उत्पादित वस्तु ये 6 कैटेगरी में ही है बस, जिसको सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा कह रहे हैं, बस यही उत्पादित वस्तु के रूप में ये 6 वस्तुओं की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है। हाँ। फिर आहार में बहुत सारे आहार होंगे, आवास, फिर अलंकार भी कई प्रकार के होंगे, फिर ये महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं भी बहुत सारी, लेकिन उनका मेजर क्लासिफिकेशन करके इसको 6 कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो इनके उत्पादन की जो है ना, इनका संग्रह नहीं किया जा सकता एक समय से ज्यादा। हाँ, आवश्यक भी नहीं रहता है। हाँ, धन का संग्रह हो सकता है। जैसे आहार संबंधी वस्तुएं हैं, वो 1.5 साल से ज्यादा आप उनको स्टोर नहीं कर सकते। सामान्य आकांक्षा की वस्तु का संग्रह नहीं। हाँ, वस्तु का संग्रह नहीं कर सकते। तो अभी अपन खाली टाइम में क्या करते हैं कि सुविधा संग्रह और भोग अतिभोग के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जब आदमी को ये पता लग जाता है कि टोटल जो धन जिसको बोल रहे हैं वो 6 डिजिट में है, यू कैन नॉट स्टोर इट बियॉन्ड योर नीड। उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो सामान्य आकांक्षा वाली वस्तुएं है ना, वो आवश्यकता से जितनी आवश्यकता है उतना रहने से सशंकता आती है, वो कम रहने से अभाव होता है, यानी अतृप्ति आती है, और ज्यादा होने से तृप्ति आती है, ऐसा बोला। और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं में यदि वो कम होती है तो कौतूहल होता है। कौतूहल का मतलब जैसे हम हवाई जहाज में उड़ेंगे तो कैसा लगेगा, है? जैसे अभी अपन सोचते और यदि हाँ, यदि ज्यादा होंगी, यदि महत्वाकांक्षा संबंधी ज्यादा वस्तुएं हो जाएंगी तो अतृप्ति आती, और जितना आवश्यक है उतना होने से तृप्ति होती। तो इन दोनों की प्रवृत्तियां भी अलग अलग हैं। जहाँ सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं ज्यादा होने में तृप्ति देती हैं, वहीं महत्वाकांक्षा की वस्तुएं ज्यादा होने में अतृप्ति देती।
व्यवस्था और होती है। सामान्याकांक्षा की वस्तुएं जितना जरूरी है उतना होने से सशंकता आती है, और महत्वाकांक्षा की वस्तु जितना जरूरी है उतना होने से तृप्ति आती है, और सामान्याकांक्षा की वस्तुएं आवश्यकता से कम होने में अतृप्ति आती है। महत्वाकांक्षा की वस्तुएं जो है आवश्यकता से कम होने में कौतूहल होता है। इतना ये जो प्रवृत्तिगत अंतर है इसमें। फिर ये भी कहा कि जो सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं हैं उसी में समृद्धि आती, महत्वाकांक्षा की वस्तुओं में समृद्धि नहीं आती। ऐसा तो ये जो प्रवृत्तिगत परिवर्तन है इसको भी बाबा जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या करी। इसमें सर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना तथ्य की बात में, सेवा वाला है, इसमें स्वस्थ रहने के मापदंड, ये इसका क्या संबंध है? सेकंड लाइन कहाँ पर? हाँ, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि है, हाँ जी, हर मानव चाहे नर हो नारी हो स्वस्थ रहने के मापदंड अस्तित्व सहअस्तित्व क्रम में स्वायत्त मानव के रूप में स्पष्ट होता है। जिसको अपन मन स्वस्थता कह रहे हैं वो इसी में होती है ना। ये छह के ये जो 3 बिंदु लिखे ना उन्होंने 2-2 करके, इसी में मन स्वस्थता होती है, नहीं तो मन स्वस्थता नहीं होती। और फिर इसके बाद उसमें लिखा है कि जिनमें ही मानवत्व रूपी जो स्वतंत्रता अधिकार स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होना पाया जाता है। यानी यदि ये नहीं है तो प्रमाणित होना नहीं बनेगा, है ना। उसके बाद ये जो है ना आहार वाली जो बात चल रही थी, नंबर 1 पे जीव और मनुष्य शरीर है, नंबर 2 पे जीव शरीर है। उसके बाद में जो थर्ड पैराग्राफ है इसकी लास्ट लाइन जो है ना, यद्यपि स्वेदज संसार की वस्तुएं मांस वनस्पति नहीं होते हुए भी उसका सहअस्तित्व संयोजन विधि से सार्थक होना देखा गया। ये क्या चीज होती है सहअस्तित्व संयोजन? जो स्वेद संसार है ना वो जो मट्टी की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में काम करता है, और जो प्राण कोशाओं है, भोजन भी है, हम्म, जो मित्र कीट रहते हैं अपने खेत में उनका भोजन भी है। उनका भोजन भी है वो। हाँ। और दूसरा जैसे मानव शरीर के अंदर भी देखेंगे ना, तो मानव शरीर के अंदर भी स्वेदज संसार स्वेदज होता है ना, जिसको अपन बैक्टीरिया कह रहे हैं। बैक्टीरिया तो वो शरीर के अंदर भी पाचन क्रिया को बनाए रखने में मदद करती है। और जो अननेसेसरी चीजें होती है ना, यूटिलिटी लिख सकते हैं संयोजन को, है इनकी यूटिलिटी बोल सकते हैं इसको संयोजन को। क्या लिखा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या है अस्तित्व संयोजन, कौन सा वाला पैराग्राफ है? पेज नंबर 161 लास्ट पैराग्राफ भैया, इसमें ऐसा लिखा है, यद्यपि स्वेदज संसार की वस्तुएं मांस वनस्पति नहीं होते हुए भी उसका सहअस्तित्व संयोजन विधि से सार्थक होना देखा गया। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो अस्तित्व की जो रचना हुई उसके संयोजन में उसकी सार्थकता। हाँ, मतलब वो भी एक सूत्र है ना जी, जो मांस और वनस्पति के बीच में भी है, और पदार्थावस्था और प्राणावस्था के बीच में भी संयोजन जोड़ने का काम कर रहा है जी। संयोजित, उससे संयोजित होता है। क्योंकि जो वनस्पति संसार है वो भी बैक्टीरिया के कारण से ही होता है। यदि किसी मिट्टी में बैक्टीरिया खत्म हो जाता है उसी को तो बंजर बोलते हैं। बंजर का मतलब वही होता है जिसको, है ना। तो जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब स्वेदज संसार है, स्वेदज संसार जी। तो वो वनस्पति में भी और मांस तत्व में भी, जैसा बताया कि मांस तत्व डायरेक्ट पोषण नहीं कर पाता है, वो बैक्टीरिया जो है ना वो पोषण करने में मदद देता है।
ऐसा नहीं है कि आंतें जो है ना डायरेक्ट भोजन में से रस को एब्जॉर्ब कर लेती। ये जो शरीर है के अंदर भोजन जाता है उसको पचाने का एक प्रोसेस है, उसमें रसायनों की भी एक भूमिका है, लेकिन बड़ी भूमिका बैक्टीरिया की है। तो यदि किसी के आंत में से बैक्टीरिया मर जाता है तो फिर उसका जिंदा रहना मुश्किल है। तो इसलिए बैक्टीरिया का एक निश्चित अनुपात बना के रखना पड़ता है। और फिर जो डेड बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया मर जाता है, उसी को अमीबाइसिस बोलते हैं, आंव बोलते हैं ना। तो डेड बैक्टीरिया भी निकलने का प्रोसेस है और नया बैक्टीरिया बनाए रखने का भी प्रोसेस है। तो वो शरीर यानी शरीर के पोषण क्रिया को संयोजित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। भैया दो यहाँ पे उदाहरण से बाकी जी जी आप बोलिए एक ना, प्रश्न बोलिए। मेरे मन में आता है वो हमेशा कि ये इन मच्छरों का कैसा प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि जो गंदगी होती है ना, उस गंदगी को पचाने का काम करते हैं। पोलनाइजेशन भी करते हैं खेतों में, हैं? पोलनाइजेशन उसमें भी करते हैं। वो जितने भी कीट पतंग होते हैं वो सब कुछ ना पॉलिनेशन के काम में सहयोग करते हैं ना। पोलनाइजेशन और जितने हमारे मित्र कीट हैं उनका क्योंकि ये जो साइकिल बनता है उसमें कोई एक समय में मच्छर पैदा होते हैं। तो वो जो भी जो शायद ना पचने वाली चीज होगी उससे मच्छर पैदा होते होंगे। जी तो मच्छर बन के वो जो अपनी साइकिल है उसको पूरा करके वो फिर से उसमें सहायक हो जाते हो। ऐसा कुछ समझ में आता है, बहुत ज्यादा इसमें अध्ययन नहीं है अपना, लेकिन ऐसे ही देखा है कि गंदगी में ही मच्छर पैदा होते हैं ना। तो जो गंदगी में मच्छर पैदा होते हैं तो उसमें जो गंदगी वाली जो चीज है जो सड़ती है, जी उस सड़ान वाली प्रोसेस को मच्छर में कन्वर्ट कर देती, मच्छर मक्खी। या जैसे अपन देखते हैं नालियों में एक प्रकार का कीड़ा हो जाता है ना, जी तो वो क्या करता है, वो गंदगी को खा लेता है। जैसे अपन टॉयलेट होता है ना, उसमें भी वो एक सफेद रंग का कीड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं वो, यदि वो कीड़ा नहीं होता है ना तो फिर बदबू आती है बहुत। वो क्या करता है, वो जो मल होता है उसको खा जाता है, खा के पचा के वो जो निकालता है ना उससे खाद बनती है, जो खाद बनने का प्रोसेस होता है। जैसे ये जो मल ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, जी तो उसमें क्या करते हैं, वो उसको डाल देते हैं वो कीड़े को। तो वो कीड़ा क्या करता है, मल को खा जाता है। खाने के बाद जो वेस्ट निकालता है, जो वो उसका जो मल निकलता है ना, वो इसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। मल को जो है खाद में, अगर आप मल को डायरेक्ट डालेंगे तो बदबू आएगी, है ना, और वो खाद का काम भी नहीं करेगा। जैसे केंचुए होते हैं ना, केंचुए, तो जी केंचुए क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो केंचुआ भी एक प्रकार का स्वेदज जीव है। जी भैया ऐसे ही दही में होता है ना, दही में बैक्टीरिया होता है। तो दही जो है, जैसे किसी के आंत में बैक्टीरिया कम होता है तब उसको दही खिलाते हैं, तो उससे जो है बैक्टीरिया बन जाता है। जी हम लोग जो अचार खाते हैं ना, अचार का भी दो रोल होता है। एक रोल होता है बैक्टीरिया पैदा करने में, एक रोल अचार का ये भी होता है जो डेड बैक्टीरिया होता है उसको निकालने में, उसमें भी उपयोग होता है अचार का। तो उस अर्थ में स्वेदज संसार की भूमिका को पहचान सकते हैं अपन। मुझे तो ये भी लगता है कि जो हीलिंग प्रोसेस होती है ना अपने शरीर में,
जी तो ये हीलिंग प्रोसेस में बैक्टीरिया का ही रोल होता है। जी। ये जो स्वेद संसार होता है वो बैक्टीरिया के साथ ही। ऐसा तो नहीं भैया कि ये मच्छर जो है हमें जो इंजेक्ट करते हैं वो वैक्सीनेशन जो थ्योरी है कि थोड़ा सा पहले बीमारी का विषाणु डाल दिया और फिर जो हमारी एंटीबॉडीज उसकी कैपेबल हो गई उसको ओवरकम करने के लिए, तो ये मच्छर उस तरह से प्रयोजन रखते हैं मानव के लिए खासकर, ऐसा तो नहीं है? हो सकता है कि ये जो एंटीबॉडी है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। अभी हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं ना प्लाज्मा का में क्या करते हैं, जी 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 जी। तो जो बीमार आदमी है उसका प्लाज्मा उपयोग करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं स्वस्थ आदमी के अंदर, जी तो उसके अंदर जो लड़ने की ताकत है ना वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। तो वैसे ही जैसे मच्छर काटते हैं तो हो सकता है कि वो शरीर के अंदर की जो लड़ने की ताकत है उसको बढ़ा देते हैं। उसको बढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कई बार। हाँ। मादा मच्छर ही काटती है और वो भी को कैरी करने के लिए उनका मतलब मजबूरी होता है कि उसका देखिए ह्यूमन ये ब्लड जो चाहिए रहता है उसको। मच्छर जो खतरनाक हुए हैं ना, वो जी मच्छर खतरनाक तब हुए हैं जब हम लोगों ने कीटनाशक का उपयोग किया है। जी, वो उसको जो जैसे है। खेतों में भी जो हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो अगली जो प्रजाति कीटों की आती है ना, वो जो प्रजाति हमने नष्ट की है उससे थोड़ी सी खतरनाक आती, डेंजरस आती। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि वो कीटनाशक से इम्यून हो जाती है और इसके बाद फिर हमको कीटनाशक का मात्रा बढ़ाना पड़ता है उसको मारने के लिए। आगे जाके ये भी कल्पना की जा सकती है कि फिर ऐसी प्रजाति आ जाएगी जो कीटनाशक को पचा जाएगी, है ना। ये तो आ ही चुकी हैं अभी से पहले। आई गई है ना, आप लोग ज्यादा जानते हो इतना खेती ज्यादा वाले। स्ट्रांग है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी, इसीलिए है कि उनमें इम्यूनिटी बढ़ गई है मतलब। आदमी आदमी के साथ भी ये होता है कि आदमी यदि थोड़ा थोड़ा सा जहर खाता है हाँ तो धीरे धीरे वो पूरा शरीर उसका जहरीला हो जाता है ना, मतलब उसका जहर अपना पचाने अपनी का जगह ताकत बढ़ता जाता है। सब चीज में अपनी अपनी जगह रोल है। हम्म। जैसे ये HIV वायरस बोलते हैं ना जिसको, हम्म। ये अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर ना हो तो ह्यूमन बॉडी 1 मिनट में ही डिकम्पोज हो जाएगी। हाँ। ये हमारे ही गुदा के अंदर रहता है, छोटी आंत के अंदर हमेशा। हम्म। हम्म। और वो रहने से मतलब कि हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो ठीक चलता है। हम्म। लेकिन किसी आदमी की गलतीवश ये खून हेलो, आपकी आवाज चली गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी। तो ठीक है, फिर मोटा मोटा हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब यदि कुछ बचेगा तो फिर मंडे को करेंगे, है ना। सुनील जी भाई, भैया। ठीक है भैया। संदीप भाई, है ना। जी नमस्ते भैया। और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से ये काफी